न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतना अच्छा है, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? लॉर्ड मैकेले का यही टारगेट था कि ऐसे इंडियन हम बनाएं जो दिखने में इंडियन हो लेकिन बाय कल्चर बाय चॉइस वो ब्रिटिशर्स हो। कब तक आश्वस्त आप कर सकते हैं भारत में भारतीय भाषा में उच्च शिक्षा की पढ़ाई हो? और सारी भाषाओं को हम सम्मान करते हैं क्योंकि हम जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल हाल के दिनों में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। हमारी देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये थ्रेट के सामने आ रही है बंगाल सरकार की सीरियसनेस की कमी की वजह से। बीएसएफ की टुकड़ियों के बावजूद अगर आ रहे हैं ये लोग, तो फिर इसमें बंगाल की सरकार कहां से जिम्मेदार होती है? अपना कैमरा लेकर आइए, आप दिखेंगे। जब दंगा हुआ, ममता बनर्जी पहला स्टेटमेंट था कि बीएसएफ ने दंगा कराया। हर मीटर में आप तो बीएसएफ नहीं बैठा तो ये खड़ा कर सकते, कोई घुस गया, उसके बाद आधार कहां से मिल रहा है उसको? हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार के मंत्री सुकांतो मजुमदार हैं। सुकांतो मजुमदार साहब, आपका स्वागत है। सुकांतो मजुमदार साहब के पास शिक्षा की जिम्मेदारी है, साथ में नॉर्थ ईस्ट की भी जिम्मेदारी है। एमओएस के रूप में ये भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं। सुकांतो मजुमदार साहब, सबसे पहले आपसे एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, इसमें क्या कुछ आपको चेंजेस दिख रहे हैं और कैसा जमीन पे क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है भारत में लगभग 22-23 साल के बाद एक बड़ा परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इसको लाया गया और लगभग 5 साल हम पूरे कर लिए हैं। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि आज के दिन आपका परिवर्तन आ जाएगा। कुछ परिवर्तन दिखने लगे हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपको रैंकिंग में दिखेगा। जो मूलभूत परिवर्तन है इसमें हम जो लाना चाह रहे हैं वो पूरा होते होते आपका 2035 तक सरकार की ही या न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वही टारगेट है। लेकिन कुछ परिवर्तन आए हैं, जैसे हमने इसमें मूलभूत जो परिवर्तन हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो रिजिडिटी था उसमें परिवर्तन, मतलब कि कोई बच्चा ग्रेजुएशन में भर्ती होता है तो पहले क्या था कि आप ग्रेजुएशन में भर्ती हुए, किसी कारणवश, परिवार के कारण हो या आपको जॉब मिल गई, आप 2 साल ग्रेजुएट होने के बाद चले गए या 1 साल होने के बाद चले गए, तो आपका क्या होता था, पूरा आप सारी ज़िंदगी उस डिग्री का कोई इस्तेमाल आपका नहीं होता था, यानी आपको कोई डिग्री भी नहीं मिलता था, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। लेकिन आज नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो बनी है, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके द्वारा कोई बच्चा अगर 1 साल बाद चला जाता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो सर्टिफिकेट कोर्स हो गया। 2 साल बाद जाएगा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों को स्कूल में अभी तक लगभग 4.25 करोड़ बच्चों को आपार आईडी बन गया है। मतलब जैसे मेरा एक आधार कार्ड है, आपका एक आधार कार्ड है, ऐसे बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं उनका आपार आईडी बन रहा है। इसी आपार आईडी के द्वारा उस बच्चे की पूरी एजुकेशनल जो जर्नी होगी, जो शिक्षा रिलेटेड यात्रा होगी उसकी ज़िंदगी का, इसी आपार आईडी के साथ जुड़ा रहेगा। उसको उसी आपार आईडी से पहचान किया जाएगा। सारे जो चीज़ें हैं उस आपार आईडी के साथ जुड़े रहेंगे। उसने ग्रेजुएशन किया, तो ये जो मूलभूत परिवर्तन है उसके साथ साथ भारत की शिक्षा व्यवस्था में, मैं जैसे बोल रहा था, एनएनपी इतना बड़ा है कि आपको डिटेल्स में बोलने के लिए मुझ पे इस पर आधा घंटा बोलना पड़ेगा, तो मैं उन डिटेल्स में नहीं जाते हुए 2-4 तथ्य आपके सामने रखता हूँ। एक तो इस बार की जो क्यूएस रैंकिंग है, ये क्यूएस रैंकिंग को माना जाता है कि वर्ल्ड के सबसे माने जाने वाले रैंकिंग माना जाता है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस जो है सबको वो रैंक करते हैं। पहली बार भारत की हिस्ट्री में 54 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जगह मिली है, पहली बार इस क्यूएस रैंकिंग में। जबकि जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार शुरू हुई थी, सिर्फ 11 हुआ करती थी। अभी हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी यही बात कही थी कि जो एजुकेशन पॉलिसी है पहले वाली जो थी, उसमें हमारी पद्धति जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया था।
अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारी जो भारतीय संस्कृति की एजुकेशन पॉलिसी रही है उसको बढ़ावा मिलेगा, तो क्या कुछ जमीन पर ऐसा दिखाई पड़ रहा है? क्या बढ़ावा आप लोग दे पा रहे हैं? देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो बात की है हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए, ये मूलभूत बात है हमारी इस पॉलिसी का कि बच्चा नए चीज़ें पूरी दुनिया को जानेगी, लेकिन ही और शी शुड बी रूटेड टू द कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ भारत। आप भारत के मूलभूत चीज़ों से, भारत की आत्मा से अगर जुड़े नहीं होंगे तो आप दिखने में इंडियन होंगे, लेकिन अंदर से आपकी भारतीयता जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसीलिए हमारी जो बच्चे हैं उनको इस शिक्षा नीति के द्वारा, हमारे NEP 2020 के द्वारा अपने मूलभूत चीज़ों के साथ जुड़े रहना, भारत का जो नॉलेज सिस्टम है उस नॉलेज सिस्टम के बारे में जानकारी रहे। जैसे IKS हमने चालू किया, इंडियन नॉलेज सिस्टम, IIT से लेकर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में लागू हो चुका है। बच्चे इसके बारे में जान रहे हैं और बहुत सारे चीज़ों के ऊपर रिसर्च भी हो रहा है आगे आने वाले समय में। यानी एक बच्चा ऐसा तैयार हो जो मेकेले द्वारा तैयार की गई शिक्षा पद्धति की जो टारगेट था, हम जानते हैं, सभी जानते हैं जो इतिहास पढ़े हैं थोड़ा बहुत, कि लॉर्ड मेकेले का यही टारगेट था कि ऐसे इंडियन हम बनाएं जो दिखने में इंडियन हो लेकिन बाय कल्चर, बाय चॉइस वो ब्रिटिशर्स हो। तो उस शिक्षा नीति का बहुत प्रभाव आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी रहा, ऐसे बहुत लोग मानते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि हमारी आज़ादी की बाद भी हम उस शिक्षा नीति से बाहर नहीं आ पाए। तो ये NEP 2020 का मकसद ऐसा है कि बच्चे अपने रूट से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे और उसके साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेकर जो आधुनिकतम ज्ञान है उसके बारे में भी वो वेल इक्विप्ड रहे। इतना सब कुछ अच्छा आप बता रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतना अच्छा है, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? कई राज्यों में इसका विरोध हो रहा है, तो क्या आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं उन लोगों को जो विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां? देखिए, विरोध अभी तक 2 स्टेट में सीमित है, उससे ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि ये विरोध जो हो रहा है पॉलिटिकल विरोध है। जैसे हमारे अभी विंटर सीजन चल रहा है, भारत में लगभग 6 सीज़न चलता है, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री, तो एक 7वां सीज़न भी आता है, वो है इलेक्शन सीज़न। तो अभी तमिलनाडु का विरोध हो रहा है, तो तमिलनाडु में इलेक्शन सीज़न चल रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है। क्या विरोध कर रहे हो? वो बोल रहे हैं कि हम 3 लैंग्वेज फार्मूला को नहीं मानेंगे, ये हिंदी इम्पोजिशन है। जबकि NEP के जो मसौदा है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम किसी भाषा के ऊपर और किसी प्रांत के ऊपर थोपने का हमारा इरादा नहीं है। ये लिखा हुआ है NEP के अंदर। आपको क्या बोला जा रहा है कि आप बच्चे को क्लास 5 तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाइए। एक तमिलियन बच्चा हो गया तो उसके लिए मातृभाषा क्या होगा? तमिल होगा। मेरे लिए बांग्ला होगा, आपके लिए हिंदी होगी। तो हम NEP में ट्रेस दे रहे हैं कि आप बच्चे को तमिल में पढ़ाएं क्लास 5 तक, प्रेफरेबली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लास 8 तक आप रखिए। उसके साथ साथ आप इंग्लिश पढ़ाइए, कोई बात नहीं। और एक भारतीय भाषा जो आपकी पसंद हो, आपको अगर तेलुगु पसंद है आप तेलुगु पढ़िए, आपको अगर दूसरी कोई भाषा पसंद है, आसामीज़ पसंद है आसामीज़ पढ़िए, बांग्ला पसंद है बांग्ला पढ़िए। एक भारतीय भाषा जिसका वो मदर टंग नहीं है, सपोज मैं अगर स्कूल में पढ़ता हूँ तो मेरा मदर टंग बांग्ला है, मैं इंग्लिश पढ़ूँ और उसके साथ तीसरी कोई भारतीय भाषा लूँ, तो ये इसका प्रावधान NEP 2020 में रखा गया है। इसमें कोई जोड़ नहीं है कि आपको यही भाषा लेनी है, बच्चे के ऊपर छोड़ा गया है, आपकी मर्जी। अच्छा, सुना था हमने कई पॉलिटिकल स्टेटमेंट में आप लोगों के कि हायर एजुकेशन को भी आप लोग हिंदी में या फिर वहाँ की लोकल लैंग्वेज में करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी ऑलरेडी हमारे महाराष्ट्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पहला बैच निकल चुका है, जो कंप्यूटर साइंस में जितने भी बच्चे निकले फर्स्ट बैच के, सारे मराठी में कंप्यूटर साइंस पढ़ के निकले। तो हमारी ये लक्ष्य है भारतीय भाषाओं को लेकर, और भारतीय भाषा में उच्च शिक्षा की किताबें आए,
इसके लिए मिशन मोड में काम चल रहा है। हम इसके लिए टीचर्स की, यूनिवर्सिटी की, आईआईटीज़ की, प्रोफेसरों की ग्रुप बनाकर जो किताबें हैं, मेन प्रॉब्लम इसमें है कि मॉडर्न अगर आप हायर एजुकेशन में जाए तो मॉडर्न हायर एजुकेशन में वो टेक्नोलॉजी हो या सोशल साइंसेस हो, इसमें मातृभाषा में यानी भारतीय भाषा में पढ़ने लायक किताबें कम हैं, बहुत कम है। तो हम इसका काम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ भाषिनी बोल के हमारा एक एआई टूल भी आ रहा है, जिसके द्वारा बच्चे अपनी मातृभाषा के द्वारा पढ़ सकते हैं, उसके बाद कोई किताब को वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। भारत सरकार के मंत्री सुकांतो मजूमदार भारत की जनता को कितने दिनों में ये आश्वस्त करना चाहते हैं, ये कब तक आश्वस्त आप कर सकते हैं कि जैसे जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, उसी तरीके से भारत में भारतीय भाषा में उच्च शिक्षा की पढ़ाई हो? देखिए, भारतीय भाषा में उच्च शिक्षा की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इसमें भारत मल्टीलिंगुअल कंट्री है, आप जानते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं और सारी भाषाओं को हम सम्मान करते हैं। और सारे 22 भाषाएं जो संविधान द्वारा स्वीकृत है, सारी भाषाएं भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि एक कॉलोनियल माइंडसेट है हमारा। आज के दिन में भी जो बंदा फराटेदार इंग्लिश बोलता है, हमें लगता है कि ही इज़ एडुकेटेड, लेकिन इंग्लिश बोलने के साथ एडुकेशन का कोई संपर्क, ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है। इस माइंडसेट से निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। सरकार पूरी तरीके से भारतीय भाषाओं में पुस्तक लाने के लिए जो काम, किताबें नहीं मिल रही थी, हम पूरी तरीके से किताबों का ट्रांसलेशन करा रहे हैं। किताबें अवेलेबल हो, बच्चे उसमें पढ़ने चाहें, क्योंकि हम जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं। आपके सामने इंग्लिश की किताबें भी है, आप बोलेंगे कि मैं अपनी मदर टंग में पढ़ना चाहता हूँ, तमिल हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, मराठी हो सकता है, बंगाली हो सकता है। चलिए, इसमें वक्त लग सकता है अब, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल से आते हैं। पश्चिम बंगाल हाल के दिनों में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। चर्चा में तो राजनीतिक कारणों से भी रहा है, और इसके साथ साथ क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर भी हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, इस वजह से भी चर्चा में रहा, और वहाँ पर बांग्लादेश में कूच हुआ था। कुल मिलाकर ये जानना चाहेंगे वहाँ के हालात क्या हैं, कैसे हैं अभी? देखिए, बंगाल की हालत पहले जैसी है, कोई सुधरने का काम तो हम नहीं देख रहे सरकार कर रही है। स्पेशली एसआईआर को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी बंगाल में हो रही है, ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन शायद किसी दूसरे देश का है और बंगाल शायद किसी दूसरे देश में है। बंगाल के मुख्यमंत्री और उनके जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनसे इस तरीके की बयानबाजी आ रही है। आज पूरे देश में देखिए कितने बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। बांग्लादेशी लोगों को अलग अलग स्टेटों में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने पकड़ा। ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार ने पकड़ा, आप तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पकड़ा, केरला के गवर्नमेंट ने पकड़ा, जबकि केरला और तमिलनाडु में हमारी अपोजिट पार्टी की सरकारें हैं, सीपीएम की है, उधर कांग्रेस की है। तो मुझे लगता है कि बंगाल की सरकार को और भी सीरियस होनी चाहिए भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर। हमारी देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, ये थ्रेट के सामने आ रही है बंगाल सरकार की सीरियसनेस की कमी की वजह से। लेकिन वहाँ तो जो बॉर्डर शेयर होता है, वहाँ तो बीएसएफ की टुकड़ियाँ हैं। बीएसएफ की टुकड़ियों के बावजूद अगर अंदर आ रहे हैं ये लोग, तो फिर इसमें बंगाल की सरकार कहाँ से जिम्मेदार होती है? किस तरीके से फिर आप कह रहे हैं कि उन लोगों को संरक्षण यहाँ मिल रहा है? देखिए, वहाँ पे विषय ये है कि बॉर्डर बंगाल अगर आप जाएंगे, मैं तो आपको आमंत्रण दूंगा, पूरे देश के मीडिया को आमंत्रण दूंगा कि आप आइए बंगाल, अपना कैमरा लेकर आइए, आप दिखेंगे अभी भी बंगाल में 450 किलोमीटर लंबी जो हमारी बॉर्डर है वो बिना फेंसिंग के है। मैं जिस क्षेत्र से जीत के आता हूँ, आप मेरे क्षेत्र में आ जाइए, आपको दिखाऊंगा कि अब कैसे बॉर्डर होते हैं। आप चाहे तो उस पर भी जा सकते हैं। आप हर मीटर में तो संतरी खड़ा नहीं कर सकते ना, बीएसएफ के जवान खड़ा नहीं कर सकते, कोई भी देश नहीं कर सकता, यूएस भी नहीं कर सकता। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने लगभग कितने चिट्ठियाँ आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने ममता बनर्जी को दी है कि आप लैंड दीजिए, हम इसमें फेंसिंग करना चाहते हैं। जब तक फेंसिंग नहीं होगा, आपका घुसपैठ तो होगा ही होगा।
इसका मतलब है कि ममता बनर्जी जो कहती हैं बार बार ये बात, ये स्टेटमेंट ममता बनर्जी या फिर उधर विपक्षी पार्टियों की तरफ से ही रहती थी। ये कहा जाता था कि बॉर्डर तो बीएसएफ देखता है, तो फिर सेंटर की जिम्मेदारी होती है। देखिए, बॉर्डर ये भी एक पॉलिटिकल स्टैंड है और कुछ नहीं है। बॉर्डर बीएसएफ देखती है, सही है, लेकिन बीएसएफ को पास करके अगर आपका फेंसिंग नहीं रहा तो हर मीटर में आप तो बीएसएफ नहीं बैठा तो ये खड़ा कर सकते हैं। कोई घुस गया, उसके बाद आधार कहाँ से मिल रहा है उसको, रेशन कार्ड कैसे बन रहा है उसका, बीएसएफ देखता है क्या या सेंट्रल देखता है? आपकी वहाँ पे जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो आधार कार्ड बनाने के लिए लोकल सर्टिफिकेट से लेकर जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है कौन दे रहा है? पंचायत दे रहे हैं। सारे पंचायत टीएमसी के हैं, लगभग 99.99% टीएमसी के हैं। आपके जिला परिषद के लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपके बीडीओ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ना क्या हालत। 5 अफसर अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं एसआईआर को लेकर। इलेक्टोरल जो रोल होता है, जो मतदाता सूची, उसमें गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए इलेक्शन कमीशन द्वारा। 5 वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं सस्पेंड हो चुके हैं। तो ये लोग इस तरीके से आधार कार्ड, राशन कार्ड क्यों बना रहे हैं? पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर विपक्ष, ममता बनर्जी की पार्टी या फिर उसके नुमाइंदे ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, वोट बैंक है। बांग्लादेश से आए हुए जो मुस्लिम्स आते हैं वो मूलतः ममता बनर्जी के लिए सिर्फ वोट ही नहीं करते। जो वोट के समय जो वायलेंस होता है ना, वायलेंस आपने जो देखा है, अब तो पूरे देश में कहीं पे छुपी नहीं है। यूएस में बैठ के भी लोग जानते हैं कि बंगाल में इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले वायलेंस होती है। वायलेंस कौन करते हैं? यही लोग करते हैं। ममता बनर्जी की सिर्फ वोट बैंक नहीं है, वायलेंस करने वाले लोग हैं जो ममता बनर्जी के लिए वोट कराते हैं। कितने आपको एग्जाम्पल मिल जाए कि बांग्लादेश के वोटर कार्ड है, इंडिया के वोटर कार्ड है, उधर भी वोट देते हैं, इधर भी वोट देते हैं। बॉर्डर पोरस होने के कारण, फेंसिंग नहीं होने के कारण इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। तो इस तरीके की सिस्टम ममता बनर्जी ने बना के रखा है कि वो इलेक्शन में जीत पाए। और ये ममता बनर्जी ने सिर्फ बनाया ऐसा नहीं, आपको याद होगा ममता बनर्जी जब अकेली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया था लोकसभा के अंदर और कागज़ फाड़ के लोकसभा स्पीकर के चेयर की तरफ फेंका भी था। आज भी वीडियो अवेलेबल है, आप दिखा सकते हैं, आपके चैनल के आर्काइव में होगा। ममता बनर्जी की क्या मांग थी उस समय? ममता बनर्जी की मांग थी कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, वो वोटर कार्ड बना रहे हैं और पश्चिम बंगाल में वोट कर रहे हैं सीपीएम के फेवर में। तो सीपीएम तब कराती थी, क्योंकि सीपीएम हो, ममता बनर्जी हो या कहीं पे कांग्रेस हो, इनकी मकसद एक ही है, भाई जैसे भी हो, हुक एंड क्रूक्स जैसे भी हो, हमको सत्ता में बैठे रहना है। देश का क्या हो रहा है इससे इनका कोई 1% इंटरेस्ट भी नहीं है। वो सोचेंगे भी नहीं कि ये लोग आके बंगाल नहीं, सिर्फ बंगाल नहीं, भारत की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अच्छा, डेमोग्राफी तो जिस तरीके से बदला है, खासकर अगर उस इलाके की, बॉर्डर के इलाके की बात करें, तो यही एक वजह रही कि हाल के दिनों में हमने वहाँ पर दंगे देखे। पश्चिम बंगाल में कभी भी इस तरीके का दंगा नहीं होता था इतिहास में पहले, लेकिन अब जो दंगे की शुरुआत हुई है इसकी वजह वहाँ के डेमोग्राफी चेंज दिख रहा है। ऑब्वियसली डेमोग्राफी चेंज है और आपको इस गलतफहमी में, आपको या देश की जनता को नहीं रहनी चाहिए कि सिर्फ बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आप दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली में जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद जाके दिल्ली बाजार में जो बांग्लादेशी लोगों को पकड़ा जा रहा था उस समय जो हंगामा किया, आप जाइए कैमरा लेके, हिडन कैमरा लेके, कितने रोहिंग्यास आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। बांग्ला नहीं बोल पाते, वो बांग्ला नहीं बोल पाते अच्छे से, तो उसको पता चल जाएगा आपको। अच्छा, जब यहाँ पर पूरे नॉर्थ इंडिया में या फिर बंगाल के बाहर जब ये बांग्लादेशी या फिर कोई बंगाली स्पीकिंग को पकड़ा जाता है और वो पता चलता है, पुलिस कहती है कि ये बांग्लादेशी है, लेकिन यहाँ पर टीएमसी या फिर उस तरीके के लोग कहते हैं कि आप बंगाल के लोगों के साथ का अनादर कर रहे हैं, तो बांग्लादेशी और इंडियन बंगाली में फ़र्क कैसे समझ पाए? क्या कोई लैंग्वेज में इस तरीके का डायलेक्ट होता है जिससे पकड़ सकता है? देखिए, कल्चरली बंगाल और बांग्लादेश में आप उतना डिफरेंस नहीं है, आप पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए ये पोरस बॉर्डर होने के कारण से सालों से बंगाल के द्वारा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और इसी के द्वारा भारत के अलग अलग हिस्सों में आप
देखेंगे तो डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश जारी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त की मंच से इस डेमोग्राफिक परिवर्तन की जो बात आई है इसको उन्होंने सामने लाया। इसीलिए मैं एज ए बंगाली, नॉट एज ए पॉलिटिशियन, एज ए बंगाली मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जाइए झारखंड में, जमाई टोला बन गया है, जगह का नाम बोल गए जमाई टोला। क्यों? सारे बंगाली मुस्लिम्स बांग्लादेश से आते हैं या दूसरी जगह से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आके मुर्शिदाबाद में सेटल हो रहे हैं, फिर जाके वहाँ पे आदिवासी लड़कियों को बहला फुसला कर शादी कर रहे हैं। प्रधान आदिवासी है क्योंकि एसटी रिजर्वेशन है, लेकिन उसका हस्बैंड मुस्लिम है। रिजर्वेशन का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उस आदिवासी लड़की की बेटा या बेटी जो होगा वो तो आदिवासी नहीं होगा, उसका नाम तो मुस्लिम ही होगा। तो इस तरीके से डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं और पूरे भारत में ये बहुत बड़ा एक मतलब मुश्किल आने वाली है अगर बंगाल में राष्ट्रहित के बारे में सोचने वाला सरकार ना बने तो। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले अपने इंटरव्यू में बताया कि बीजेपी की सरकार आनी है ऐसा नहीं है, देश के लिए ज़रूरी है कि बंगाल में कोई राष्ट्रहित सोचने वाला सरकार बने। और अभी बीजेपी ऑपोजिशन पार्टी है जो राष्ट्रहित के बारे में सोचता है, और इसीलिए बंगाल में 26 में बीजेपी की सरकार आना ज़रूरी है। तभी जाके जो डेमोग्राफिक चेंज है, जो चेंजेस हो रहे हैं, इसको हम रोक सकते हैं। नहीं तो कॉन्टिन्यूसली डेमोग्राफिक चेंजेस, क्योंकि आप फर्क नहीं कर सकते बंगाली और बांग्लादेशियों में, भाषा एक है, खान पान एक है का लगभग, तो आप इसी चक्कर में फंस जाएंगे, इसी साइकिल में फंस जाएंगे और पूरे भारत का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। अच्छा, बंगाल में अभी हाल के दिनों में राइट्स हुए थे मुर्शिदाबाद और उनके इलाके के आसपास। मुर्शिदाबाद, मालदा में हुआ है, ठीक है, बीरभूम में कुछ इलाके में हुआ है। वहाँ पर जो बताया जा रहा है मॉडस ऑपरेंडी जो था, और लोग फिर उसके बाद वहाँ से पलायन कर गए, तो उतने सारे लोग पकड़े नहीं गए जितने ज़्यादा लोग मारे गए। तो इसके पीछे क्या वजह थी? क्या वहाँ पर भी अब हिंदुओं के लिए वहाँ से भी पलायन का दौर शुरू हो गया? देखिए, मुर्शिदाबाद ज़िले में डेमोग्राफिक चेंज लास्ट कुछ सालों में इतना हो गया है कि हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी बन गए। बहुत सारे जगह में हिंदू बहुत बुरी तरीके से माइनॉरिटी हो गए पश्चिम बंगाल में। तो ये वाकफ को लेकर इसमें लोग रास्ते में उतरे, और इसके पीछे मैं बोलूँगा ममता बनर्जी की सरकार की पूरी तरीके से इसके पीछे इसका ईंधन था। इसके पीछे उन्होंने, ममता बनर्जी ने जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए, वो स्टेटमेंट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट था। ममता बनर्जी के मंत्रियों ने जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए, जो वहाँ पे मुसलमान मंत्री हैं, मतलब सिद्दीकुल्ला चौधरी तो है, तो वो लाइब्रेरी मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से, वो एक मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड भी है उधर, तो उन्होंने जिस तरीके की भड़काऊ भाषण किए, इसी के कारण पूरी तरीके से सामने आया। और ममता सरकार की रवैया, जब दंगा हुआ, ममता बनर्जी पहला स्टेटमेंट था कि बीएसएफ ने दंगा कराया, बाहर से लोग आए थे, जबकि उनकी पुलिस के द्वारा जो बाद में चार्जशीट दिए गए, उस चार्जशीट में पूरी तरीके से जिनका नाम लिया गया, जिनका नाम आया, उसमें सारे लोकल्स थे। 2 हिंदुओं को अपने घर के सामने काट दिया गया, पिता और पुत्र को, चंदन दास और हरगोविंदो दास पिता और पुत्र थे। कौन काटा? 4-5 घर पहले जो मुंह बंदा है, मेन एक्यूज वही है। जिस तरह से कश्मीर में हुआ, वहाँ की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए वहाँ कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, क्या वही स्थिति अब बंगाल में पैदा होगी? बंगाल में बहुत सारे हिस्सों में ऐसी स्थिति सालों से है। अगर आप देखेंगे कि मुर्शिदाबाद ज़िले में, मुर्शिदाबाद में शुरू से ही मुसलमान जनसंख्या ज़्यादा था। मुसलमान जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण, अगर आप बॉर्डरिंग जो एरिया है मुर्शिदाबाद में, उसमें अगर डेमोग्राफी चेंज देखेंगे कि धीरे धीरे हिंदू वहाँ पे मुंह मांगी कीमत पर ज़मीन बेचकर वहाँ से पलायन होता रहा। सीपीएम के समय भी हुआ, टीएमसी के समय से और बढ़ गया है। ये चुपचाप एक चल रहा है।
एक खेल चल रहा है बॉर्डरिंग जगहों से। अगर आप डेटा निकालिए पहला जो सेंसस हुआ था उस समय का और लास्ट सेंसस का डेटा मैच करिए, आपको पूरा पता चल जाएगा किस तरीके से लगातार हिंदुओं की पलायन वहाँ से हो रही है। और बहुत सारे जगह पॉकेट्स है बंगाल में ऐसे बना दिए गए कि आपको लगेगा कि हम कश्मीर में ही हैं। तो जो फिल्म आई है अभी बंगाल फाइल्स, उसमें इत्तेफाक वो सारी चीज़ें दिख रही हैं क्या? देखिए बंगाल फाइल्स तो मैंने नहीं दिखा, लेकिन उनके जो ट्रेलर्स निकले हैं उनमें तो मुझे जो लगा कि 1946 का जो दंगा है उस समय वो हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको कोई नकार नहीं सकता। उस हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर ये बना है। उस समय बंगाल में बहुत बड़ा रायट हुआ था जिसे ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी, हिंदुओं की मौत हुई थी। गांधी जी खुद गए थे उस समय, और उस समय जिनके कैरेक्टर के ऊपर एक फिल्म बना है गोपाल पाठा, गोपाल मुखर्जी बोलते थे उनको, वो निकले थे युवाओं को लेकर रिटेलिएट करने के लिए। जब देखा कि हिंदुओं की हालत बहुत ख़राब है, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और बलात्कार सिर्फ नहीं, उनको काट कर यहाँ से काट कर जैसे बकरा को ऐसे टंगाया जाता था, ऐसे रास्ते के पास टंगा के रख रहे थे उस समय। और बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी बंगाल की उस समय। गोपाल मुखर्जी और उनके साथ युवाओं की एक झुंड जो निकले थे और हिंदुओं को बचाए थे उस समय, नहीं तो कलकत्ता तो उसी दिन गया होता। आज गोपाल मुखर्जी या वैसे लोगों की क्या आपको लगता है कि कलकत्ता में नहीं है, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज में इस तरह से युवती के साथ जघन्य घटना घटी? देखिए गोपाल मुखर्जी के साथ जो हुआ कि उनके इस एक्ट को उन्होंने उस समय हिंदुओं को बचाने के लिए जो किया, इसको धीरे धीरे इतिहास में बंगाल में पूरा दबा दिया गया। बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है कि गोपाल मुखर्जी ने क्या किया था उस समय, कैसे लड़े थे, और उन्होंने क्यों गांधी जी के सामने जाके हथियार देने से मना कर दिया। गांधी फिल्म में भी आप देखेंगे कलकत्ता में जाके गांधी जी हथियार रखने के लिए बोल रहे हैं तो एक जुबा नाक, वो गोपाल मुखर्जी है। किसी भी गांधी जी के ऊपर किसी भी फिल्म बनता है तो ये दृश्य रहता है। और लास्ट में बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि गांधी जी गांधी जी जाके दंगा पीड़ित इलाके में रह रहे थे, मुस्लिम इलाके में रह रहे थे, तो गांधी जी के ऊपर अटैक होने वाला था मुस्लिम रायोटर्स का। तब वहाँ के कांग्रेस लीडर्स गोपाल मुखर्जी को बुलाए थे कि आप गांधी जी को प्रोटेक्शन दीजिए। एक रात गोपाल मुखर्जी और उनकी टीम ने गांधी जी को प्रोटेक्शन दिया था। बहुत कम लोगों को ये हिस्टोरिकल फैक्ट पता है। अच्छा, एक बंगाल में हाल के दिनों में देखा है कि वहाँ पर पूजा बहुत, उस पूरे पूर्वोत्तर के इलाके में सरस्वती पूजा के ऊपर अब बहुत बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते, क्योंकि मानते हैं कि विद्या की दायिनी सरस्वती माता होती हैं। लेकिन बंगाल में सरस्वती पूजा पर जगह जगह पर बैन, कैसे देखते हैं इसको? देखिए पिछले साल ही 3 जगह पे ऐसी घटनाएं आई। बंगाल में ये था कि जैसे हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में माता की आराधना होती है, माता सरस्वती की आराधना होती है सरस्वती पूजा के दिन, और लैब के समय जो आइडियोलॉजिकली खुद को नास्तिक मानती है, एथिस्ट मानती है, उस लैब के समय सारे कॉलेजों पर लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा रहते हुए भी बंगाल में कभी ये नहीं कर सके लेफ्ट कि वहाँ पे सरस्वती पूजा बंद हो जाए। लेकिन पिछले साल 3 ऐसे कॉलेजेस में, उसमें से ममता बनर्जी की इलाके की एक कॉलेज है, वहाँ पे भी सरस्वती पूजा बंद हो गया था। बाद में जाकर बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ABVP जाके कॉलेज के बाहर उन्होंने सरस्वती पूजा किया। नदिया डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वहाँ पे ऐसी घटना घटी कि सरस्वती पूजा को बंद कर दिया गया। ये दर्शाता है कि कैसे डेमोग्राफिक चेंज होने के साथ साथ बंगाल में अंदर अंदर एक सांस्कृतिक परिवर्तन भी आ रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम जो भी छात्र हो वो मिलकर सरस्वती पूजा करते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू ही करते थे। मैंने स्कूल में 1 साल पढ़ाया, सरकारी स्कूल में एज ए टीचर, तो मैं देखता था मेरे स्कूल में हिंदू भी आते, क्रिश्चियन भी बच्चे थे, और 1-2 और मुस्लिम भी थे, सब मिलकर सरस्वती पूजा करते थे। ऐसा कोई नहीं था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। विद्या की देवी मतलब वो सबकी देवी, ऐसे ही माना जाता था बंगाल में। हाल में देखा है कि जब हिंदुओं का त्यौहार है उसके ऊपर
रिस्ट्रिक्शंस होने शुरू हो गए पश्चिम बंगाल में, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम त्योहारों पर कोई उस तरीके का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो क्या ये अपीजमेंट की तरफ बंगाल पूरा बढ़ चुका है? देखिए, ममता बनर्जी पूरी अपीजमेंट के ही पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि 2021 में जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें ममता बनर्जी, जो वोट मिला ममता बनर्जी को, हिंदू, मेजॉरिटी ऑफ हिंदू उनके पक्ष में वोट नहीं दिया। और लास्ट जो वहाँ पे ईद की नमाज होती है रेड रोड में, वहाँ पे जाके ममता बनर्जी ने हिंदू धर्मों को गंदा धर्म बोलना, इस तरीके की बातें करना, और जिस तरीके से मुसलमान जो फेनेटिक है, यानी जो सांप्रदायिक ताकत है, सारे मुसलमान नहीं, बंगाल में ज़्यादातर मुसलमान ऐसे ही होते थे, सेकुलर किस्म के होते थे, लेकिन जब से ममता बनर्जी की सरकार आई, ममता बनर्जी की सरकार ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के द्वारा उसमें उनमें कम्युनलाइजेशन लाया। और एक कम्युनल पॉलिटिक्स, जैसे कुछ साल पहले हुआ था कि ममता में ईद और दुर्गा पूजा के विसर्जन एक साथ आ गए, मुहर्रम के, सॉरी ईद नहीं, मुहर्रम के जुलूस और दुर्गा पूजा के विसर्जन एक साथ आ गए, तो ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोक दी, ऐसा हुआ था। उसके बाद हिंदुओं ने जब पूरा ममता बनर्जी के विपक्ष में वोट किया तो ममता बनर्जी थोड़ा पीछे आई, लेकिन कब तक पीछे आई? जब उनको लगेगा कि मेरा वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक 40% हो गया है, तो तब पीछे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी ने कम्युनल पॉलिटिक्स को इस तरीके से खेला पश्चिम बंगाल में कि पूरी रेडिकलाइजेशन मुस्लिम समाज के अंदर एक बड़ा तबके को रेडिकलाइज करने में ममता बनर्जी समर्थ हुई, और उनके पास ना शिक्षा है, ना रोड है, ना चिकित्सा है, कुछ नहीं है, सिर्फ रेडिकल माइंडसेट से ममता बनर्जी को वोट कर रही है। तो आप लोग कैसे पीछे रह गए? अब जनता को समझा नहीं पाए? इस वजह से पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुत चर्चा हो रही थी कि बंगाल जीत रही है पार्टी, कहाँ कमी रह गई थी? देखिए, कमी तो रही होगी, इसीलिए हम सरकार में नहीं आ पाए, लेकिन हमारे 77 सीट हम जीते 21 में। बंगाल जैसे बड़े स्टेट में आप 3 असेंबली सीट से 77 जा रहे हैं। अभी से एंगल से भी थोड़ा सोचिए, बंगाल जैसे बड़े स्टेट में, किसी भी बड़े स्टेट में ये संभव नहीं है कि आप 0 से हीरो बन जाएं, ये संभव नहीं है ना। 3 से आप सरकार कैसे बना सकते हैं? हमने माहौल बनाया था सरकार बनाने वाला, लेकिन हमारे लोग ही उसमें बह गए, अरे हमारी सरकार नहीं बनी। कोई 3 सीट से, ये त्रिपुरा जैसा छोटा राज्य तो नहीं है कि आप 1 सीट से या 2-3 सीट से सरकार बना लेंगे। आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जर्नी होती है। हमारे जो पहले भी अध्यक्ष रहे सबने लड़ा, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया। एक समय लेफ्ट और कांग्रेस के बीच वोट बटा हुआ था, उसके बाद टीएमसी और लेफ्ट हुआ। तो 2026 का जो चुनाव आने वाला है, इसमें किस तरीके से आप लोग जनता के बीच समझाने की कोशिश करेंगे कि भैया टीएमसी भी उसी तरीके से कर रही है जैसे पहले सीपीएम करती थी, तो फिर अब उसको कैसे आप सीपीएम और के बाद टीएमसी के बाद बीजेपी को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बतौर आप वहां के अग्रणी नेताओं में से हैं, क्या रोल रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 26 में मैं जो बोल रहा था कि 21 में हमें 77 सीट मिला, तो आप हमारा एक प्लेटफॉर्म बन चुका, सेमीफाइनल हो चुका है, अभी 26 में फाइनल है। इसमें हम जनता के सामने 2 पक्ष रख रहे हैं। एक कि ममता बनर्जी के समय कैसे अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो रहा है, कैसे भारत के डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूसरी, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जहां भी भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और केंद्र में भी सरकार चल रही है हमारी, जो डेवलपमेंटल मॉडल है, सारे डेवलपमेंटल मॉडल हम जनता के सामने रखने वाले हैं कि दिस इज़ आवर डेवलपमेंटल मॉडल। हम इस डेवलपमेंटल मॉडल को लेकर, विकास की मॉडल को लेकर आपके सामने आए हैं, आप हमें वोट दीजिए। क्योंकि बंगाल आज आप देखेंगे तो बंगाल एक वृद्धाश्रम बन चुका है। आप कलकत्ता में आइए, आप बहुत बड़े बड़े जो रिहायशी बिल्डिंग्स है उसमें जाएंगे, सॉल्ट लेक में चले जाइए, जो सॉल्ट लेक कभी बंगाल की सबसे पॉश इलाके में आपको माना जाता था। अभी न्यू टाउन बन गया है तो थोड़ा सॉल्ट लेक पीछे आ गया है। सॉल्ट लेक में अगर जाएंगे 70-80% घरों में सिर्फ उम्रदराज लोग, बूढ़े और बूढ़ियाँ, मतलब वृद्धाएँ मिलेगी आपको, युवा नहीं है। ऐसा क्या हुआ, पलायन कर गए लोग? जॉब नहीं है आपके पास, काम नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। आप बंगाल में दृश्य देखेंगे। अब ममता बनर्जी ने एक प्रोजेक्ट
लाया कि आप बाहर से आइए काम के लिए, काम छोड़ के हम आपको 5,000 रुपया महीने का देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फलाना फलाना। क्यों देना पड़ रहा है? क्यों बाहर लोग जा रहे हैं? क्योंकि आपके हाथ में काम नहीं है। यहाँ पे एक बंदा यूपी जाकर, आपका हरियाणा जाकर, बीजेपी शासित राज्य जाकर, मुसलमान लोग मेरे क्षेत्र से जाके 50,000 रुपया कमाते हैं एक महीने का, और ममता बनर्जी उन्हें लालच दे रही है आप काम छोड़ के इधर चले आइए, 5,000 रुपया देंगे। कौन आएगा बताइए? कोई नहीं आएगा। आज पूरे देश में ममता बनर्जी चिल्ला रही है, टीएमसी चिल्ला रही है कि बंगालियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पहला सवाल तो ये उठना चाहिए कि आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है ऑन कैमरा कि मैंने 90% काम कर दिया सरकार का। तो अगर सरकार 90% काम कर दिया है तो क्यों बंगाल से लाखों की संख्या में ये लोग बाहर क्यों बैठे हैं? आप बोल रहे हैं कि बंगालियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो बंगाली बाहर क्यों बैठे? बंगाली तो प्रीडोमिनेटली बंगाल में होने चाहिए। हाँ, काम के लिए जा सकते हैं, लेकिन एक्सपर्टाइज हो, कोई बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। घर में पोछा लगाने के लिए बंगाल छोड़ के जा रहे हैं, धान की बुनाई करने के लिए बंगाल छोड़ के जा रहे हैं, मिस्त्री का काम करने के लिए। जो यहाँ पे आप जाइए, कहीं भी आप गुड़गांव में चले जाइए या इधर चले जाइए, आप हरियाणा में जाके देखिए कि जितने भी कंस्ट्रक्शन लेबर है उसमें 60% से ज़्यादा बंगाल से आए हुए हैं। राहुल गांधी हाल के दिनों में ये कह रहे हैं कि एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। अब इसको ममता बनर्जी भी कह रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि बंगाल में अगर एसआईआर हुआ तो फिर कितने वोटर कट जाएंगे? देखिए, आकलन तो हम एजम्पशन के ऊपर कर सकते हैं कि अगर बिहार जैसे राज्य जो डायरेक्टली बांग्लादेश के साथ बॉर्डर से कनेक्ट नहीं है, उसमें अगर 60 लाख से भी ऊपर नाम काटे गए हैं, तो बंगाल में तो ये संख्या लगभग 1 करोड़ तक चला जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने अभी से ही इसको बचाने के लिए, मतलब जो इन्फिल्ट्रेटर्स है उनको बचाने के लिए आपने नया सर्कुलर कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि आप बार्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए। अभी बार्थ सर्टिफिकेट इशू हो रहा है 1984 का, अभी इशू हो रहा है। तो इस तरीके की धांधली बंगाल में ममता बनर्जी ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। उन्होंने BMH को से लेकर, मैं आपको ऑर्डर भी, आप चाहे तो आपको मैं ऑर्डर कॉपी भी भेज दूंगा। लोकल्स जो BDO है, BMOH है, उनको बोल दिया कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को आधार कार्ड नहीं, आप ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को आधार कार्ड नहीं, अब जन्म प्रमाण पत्र जो 80 के दशक के हैं, 70 के दशक के हैं, अभी जारी हो रहे हैं। अभी इशू हो रहा है, पश्चिम बंगाल में इशू हो रहा है। अब देखिए, अभी मैं आपको सर्कुलर दे दूँ। रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने पश्चिम बंगाल की कि उन्होंने सर्कुलर जारी किया देने के लिए। सर्कुलर है, गवर्नमेंट सर्कुलर है कि नीचे के अफसर भी अभी हेल्थ मिनिस्ट्री की जो है उसमें, तो किस आधार पे ये जन्म प्रमाण वो पत्र लोकल जो पंचायत प्रधान है वो लिख के देगा, उसके ऊपर पे दे रहे हैं। तो इस तरीके की धांधली हो रही है बचाने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए। फिर तो भारत सरकार की ये जो चुनाव आयोग का ये जो कोशिश है एसआईआर का, वो कोशिश तो फिर बेकार हो जाएगी। चुनाव आयोग को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी जैसे शातिर वोट चोर को पकड़ना है। ये लोग खुद चोर चोर बोलते हैं ना। ममता बनर्जी की अगर देखिए 2-3 एसआईआर आने से पहले उनकी पार्टी क्या डिमांड कर रही थी, डॉक्यूमेंट्स लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इलेक्शन कमीशन से मिला कि एक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में 2-3 जगह में है। अरे उसी को कोई काटने के लिए तो एसआईआर हो रहा है। अब एसआईआर का विरोध आप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया है कि बांग्लादेश से आए हुए लोगों की नाम कटने वाली है। जो इन्फिल्ट्रेटर्स है, जो हिंदूज है, वो सीए के द्वारा नागरिक बन सकते हैं। तो उनके लिए वो प्रावधान हमारी केंद्र सरकार ने करके रखा है हम लोगों ने। लेकिन ममता बनर्जी भी शातिर वोट चोर है। तो इसलिए इस शातिर वोट चोर को, इनके हाथ से अगर इलेक्शन कमीशन को भारत की डेमोक्रेसी को बचाना है तो ममता बनर्जी जैसा शातिर चिंतन करना पड़ेगा। ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री है, वो चोर कैसे हो सकती है? आप देखिए, हर बार इलेक्शन में बंगाल में कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि किसी की माता पिता बेचारे मिलने के गुजर गए हैं,
हर बार इलेक्शन में आके वोट दे के जाते हैं। हम मानते हैं कि जब भाई मातृपक्ष शुरू होता है, पितृपक्ष खत्म हो, अभी दुर्गा पूजा आ रहे हैं, तो दुर्गा पूजा के समय क्या करते हैं कि पितृपक्ष खत्म होके मातृपक्ष की शुरुआत होती है, तो उस दिन हम तर्पण के लिए जाते हैं, गंगा में या नज़दीक वाले नदी में सब जाते हैं तर्पण के लिए, कि उस समय मानते हैं कि पृथ्वी पुरुष जो है, पूर्वज जो है, वो धरती में उतरते हैं, हमारी मान्यता है बंगाल में। लेकिन उसके अलावा वो तो शास्त्र में उल्लेखित है, लेकिन ममता बनर्जी ने शास्त्रों को भी चेंज कर दिया। ममता बनर्जी के द्वारा, उनके सरकार के द्वारा इलेक्शन के दिन भी पूर्वज लौट आते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। बंगाल के लास्ट जो कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, बंगाल के एक फेमस जो गीतकार है, मतलब सिंगर है, वो दिवंगत हो चुके हैं, वो आए थे वोट देने के लिए। हम मिल नहीं पाए, यही दुख है, यही हमारे लिए कारण है कि हम बहुत दुखित हैं। इस तरह की जब देख रहे हैं आप, वहाँ पर देखते होंगे, या इस तरह के जब आपके वोटर या आपके कार्यकर्ता बताते होंगे, तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होती कि केंद्र में हमारी सरकार है, चाह के भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं बंगाल में? देखिए, केंद्र सरकार हमारी सरकार है, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमेशा ये नीति रही है कि हम भारत के संविधान को मान के चलेंगे। हमारी कुछ मान्यताएं हैं, हम कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। भारत की सरकार ने कभी 356 का इस्तेमाल किसी दूसरे पार्टी की सरकार को गिराने के लिए नहीं किया। हम मानते हैं, हम नीतिगत रूप से मानते हैं, चुने हुए सरकार को गिराना सही नहीं है। जनता सबसे बड़ी 356 है, जनता 356 लगाएगी और ममता बनर्जी की सरकार को गिराएगी। अत्याचारी का शासन ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं चल सकता। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से शासन वहाँ पे कर रही है, वो देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कि ममता बनर्जी इतना स्ट्रांग हो गई है कि बीजेपी को लोकल बॉडी के इलेक्शन में बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम सब मिलके उसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। क्या ऐसी स्थिति राज्य का जब चुनाव होगा विधानसभा का तब देखने को मिल सकती है, एक संभावना? ऐसी स्थिति ऑफिशियली संभव नहीं है, लेकिन वास्तविक में नीचे ऐसी स्थिति है कि टीएमसी के जो गुंडे बदमाश है जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, या लोकल लीडर्स हैं जो धांधली करते हैं, तो उनको हराने के लिए लोकल्स लीडर्स एक साथ होके, वो कभी कहीं पे, सब जगह पे नहीं, लेकिन जनता में ऐसा है कि जो भी ममता बनर्जी के खिलाफ वोट देता है, कोई सीपीएम को देता है, कोई कांग्रेस को देता है, बीजेपी को ज़्यादातर लोग देते हैं। बीजेपी को लास्ट इलेक्शन में 2,28,00,000 के करीब वोट मिला, लगभग 38-39% के हमारा वोट शेयर रहा, जो बहुत बड़ा वोट शेयर है। बहुत सारे राज्य में इतने वोट से आप सरकार बनाते हैं, वहाँ पे बाइपोलर वोट हो रहा है, इसलिए हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं। और लेकिन नीचे जनता तय कर चुकी है कि जिसको ममता बनर्जी के खिलाफ वोट करना है वो बीजेपी को आगे आने वाले इलेक्शन में वोट करेगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जनता समझ चुकी है अगर ममता बनर्जी को कोई हरा सकता है, वो नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी हरा सकती है और दूसरी कोई पार्टी हरा नहीं सकती। एक बात बंगाल की जब आती है तो यहाँ पर पूरे इंडिया में, बंगाल के बाहर चुनाव के दरमियान हिंसा आज भी वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। हिंसा हो जाती है, उसके बाद कई लोगों की जानें जाती हैं। अभी भी कई सारी ऐसी चीज़ें जो पहले 80-90 के दशक में देखे जाते थे। भारतीय जनता पार्टी क्या इस बात को लेकर सोच रही है कि बंगाल में भी चुनाव एक ही फेज में कराए जाएं ताकि जो रेगिंग या फिर जो वायलेंस है उसको ख़त्म किया जा सके? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको वायलेंस ख़त्म करना है तो कितने फेज़ में आप इलेक्शन कराएंगे, इससे भी ज़रूरी है इलेक्शन शुरू होने से पहले वोटिंग के दिन ही सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस रहती है, उससे पहले और इलेक्शन के बाद कुछ महीनों तक बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस रहने चाहिए, नहीं तो आपका ये वायलेंस कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर कि केंद्र के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए, गवर्नर रूल के साथ, इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में होनी चाहिए, और भारतीय जनता चुनाव तो इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने दीजिए। हम गारंटी देते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 10 साल के अंदर पूरा वायलेंस को हम ख़त्म कर देंगे, कोई वायलेंस नहीं होगा। हम आश्वस्त करते हैं कि कोई अगर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार तैयार होगी, उसकी बनेगी, उसके बाद कोई बंदा अगर चाहे तो गर्व से वो तृणमूल कांग्रेस भी कर सकते हैं,
गर्व से वो सीपीएम भी कर सकते हैं, कांग्रेस भी कर सकते हैं, कोई भी अपोजिशन पार्टी, उनका अधिकार है, करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। वो गारंटी भारतीय जनता पार्टी देती है। इतिहास जानता है कि बंगाल अपने तासीर के लिए जानी जाती है। अब बंगाल में कभी भी लीडरशिप को लेकर उहापोह की स्थिति नहीं रही। पहले से डिक्लेयर होता है कि ये हमारा लीडर है, हम इस लीडर के, चाहे ज्योति बासु से पहले भी आप देख लें, उससे पहले, उसके बाद फिर जो बुद्धदेव भट्टाचार्य पहले डिक्लेयर्ड हुए, उसके बाद फिर ममता बनर्जी। तो ये जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन, क्या जिससे मैं बात कर रहा हूं वो आने वाले बंगाल का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करेंगे? देखिए, हम मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, बंगाल में भी हम मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े, उनकी फोटो उनकी रहती है। लेकिन आपने जो एनालिसिस किया है ना, मैं इस एनालिसिस से थोड़ा असहमत हूँ। बंगाल की स्थिति पहले अलग थी। आप लेफ्टिज्म के समय इलेक्शन कवरेज अगर देखेंगे, उस समय तो इतना मीडिया वगैरह होती नहीं थी, कैंडिडेट की भी फ़ोटो नहीं लगती थी, सिर्फ सिंबल होता था हर जगह पे और नाम होता था, कोई फ़ोटो वोटो कुछ नहीं चलता था। वहाँ पे संगठन ही अल्टीमेट, बंगाल की नेचर संगठनिक नेचर है, तो संगठन जिसको तय करेगा वही नेता बनता है। बीच में बंगाल, जो अभी बंगाल आप देख रहे हैं ममता बनर्जी वाला बंगाल, ये बंगाल ओरिजिनल बंगाल नहीं है। ये बंगाल ममता बनर्जी का बंगाल है, और इस बंगाल की जो राजनीति से लेकर समाज से लेकर सारी चीज़ों में जो चीज़ें अभी घट रही है, बंगाल तो महान बंगाल रहा ना, जिन्होंने पूरे देश को, आप सोच सकते हैं कि 2 देशों का नेशनल एंथम जिस प्रांत से आया है। हम लोकसभा में नेशनल एंथम करते ही या वंदे मातरम करते, बंगाल से लिखा गया है। सबसे ज़्यादा नोबेल बंगाल से अभी तक मिला हुआ है। भारत का नहीं, एशिया का पहला नोबेल हमने बंगाल से मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। तो ये जो बंगाल है ये ओरिजिनल बंगाल है, जो रविंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, आज भी आप अगर अंडमान में जाएंगे, अंडमान में काला पानी में नाम के लिस्ट निकालेंगे, ज़्यादातर बंगाली है। वो था ओरिजिनल बंगाल। ममता बनर्जी को जो आप देखते हैं बंगाल नहीं है, ममता बनर्जी इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बंगाल। असली बंगाली जो पश्चिम बंगाल में है, उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो ये बांग्लादेशियों को कैसे बाहर करेंगे? देखिए, हमारी बांग्लादेशियों को लेकर नीति स्पष्ट है। 2 हिस्से हैं उनमें, एक इन्फिल्ट्रेटर्स और एक रिफ्यूजी। रिफ्यूजी कौन है? बांग्लादेश से आए हुए माइनॉरिटीज़, बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ जो वहाँ पे धर्मीय कारण से, रिलीजियस बेसिस पे जिनके ऊपर एट्रोसिटी हुआ है, वो इधर आए हैं, हिंदूज मोस्टली। उनको हम सीए के माध्यम से नागरिकता देंगे, शुरू हो चुका है ऑलरेडी। सीए के बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं, मेरे पास जितने इंफॉर्मेशन है। लगातार सीए में लोगों की रुचि बढ़ रही है, मतलब एप्लीकेशन की संख्या बढ़ रही है। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि बॉर्डर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही बॉर्डर को पूरी तरीके से निश्चिद्र करने का काम, एक भी परिंदा पर नहीं मार पाएगा, ऐसी बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे। और वो अकेला बीएसएफ के द्वारा संभव नहीं है। आपको समझना, बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन कुछ किलोमीटर तक होता है बॉर्डर से, उसके अंदर आप जाएंगे तो पुलिस का जुरिस्डिक्शन है। हर उस प्रांत में बीएसएफ सफल रहा जहां पे उसको पुलिस की कोऑपरेशन मिला। ये तो आप तब की बात कर रहे हैं, अभी जो ऑलरेडी आके बस गए हैं बांग्लादेशी, उनको निकालने के लिए, उनको जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक बंगाली वहां सुरक्षित कैसे होंगे? नहीं, वो तो सही है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स जो आए हैं वो लगातार अभी पकड़े जा रहे हैं, एसआईआर के माध्यम से पकड़े गए बिहार में। मुझे आशा है कि बंगाल में भी एसआईआर ऐसा बनेगा, इलेक्शन कमीशन ऐसे एसआईआर करेगी कि उसमें कम से कम चिन्हित तो हो जाएगा कि कौन बांग्लादेश से आए हुए इन्फिल्ट्रेटर्स है। ये चिन्हित करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और हर 2-3 दिन के अंदर अभी सिस्टम डिजिटल हो जाने के कारण पकड़े भी जा रहे हैं। रिसेंटली एक कपल पकड़ा गया जो बांग्लादेश के वीसा से बांग्लादेश जा रहा था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, लेकिन वो लगातार 10-20 सालों से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, उनका भारतीय पासपोर्ट भी है, उसी के कारण पकड़ा गया कि बांग्लादेश लौट रहा था कि भारतीय पासपोर्ट होने के कारण, अभी डिजिटल हो जाने के कारण सब पता चल जाता है, मैच हो गया, वो पकड़े गए, अभी जेल में हैं।
वो बांग्लादेश पुशबैक होगा कभी ना कभी। तो चिन्हित करना, मुझे लगता है कि एसआईआर के द्वारा इलेक्शन कमीशन अगर सही तरीके से बंगाल में एसआईआर कर पाएगी, मुझे लगता है कर पाएगी, तो ये चिन्हितकरण का काम हो जाएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दीजिए, हम दिखाएंगे कैसे करते हैं। धन्यवाद आपका, आपने बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें की। सुकांतो मजूमदार जी ने साफ साफ कहा कि किस तरीके से भारत की नई शिक्षा नीति से बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से आम भारतीयों की भाषा में इसको पढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। साथ ही क्योंकि पश्चिम बंगाल से आते हैं तो पश्चिम बंगाल के बारे में खुलकर इन्होंने बात की कि किस तरीके से वहाँ पर बंगालियों को सुरक्षित रखने के लिए किस तरीके से वहाँ इमिग्रेंट्स, जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स आए हैं, खासकर घुसपैठिए, उन लोगों को से सुरक्षा कैसे मुहैया करा जाए, इसके बारे में चर्चा की। इन सब चीज़ों को के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।